दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करते समय जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो काफी गंभीर हैं। इससे साफ रास्ता क्लियर हो जाता है कि अब इन्वेस्टिगेशन में केजरीवाल साहब को भी जवाब देने के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों, मुद्दा आपको पता ही है कि दिल्ली की लीकर पॉलिसी में घपले को लेकर जिस तरह से विवाद उठा, उसमें लोअर कोर्ट ने पहले मनीष सिसोदिया की बेल को डिनाई किया, फिर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने डिनाई किया, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बेल को डिनाई कर दिया है। केजरीवाल साहब अभी तक बोलते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं और ये सब पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के कारण हो रहा है, मोदी हम सबको जेल डलवा रहा है। तो क्या केजरीवाल साहब अब ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के कहने पे आगे बढ़ रहा है? सवाल इस बात का है आज। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो दोस्तों समझने की है कि इस जजमेंट में जो कहा गया है, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो काफी गंभीर है। हर बार जो घपले की अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अमाउंट को बढ़ा के 338 करोड़ के घपले की बात को माना है। तो इस जजमेंट में क्या कहा है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से अब केजरीवाल साहब को जवाब देना पड़ेगा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो बेल थी, जब उनको दिल्ली हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली, उसके अपील पे वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और ये कहने की देखिए हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमने इतने सारे अच्छे स्कूल बनाए हैं और मोदी साहब को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए हमको जेल में डाल दिया है। केजरीवाल साहब और उनके सारे मंत्री इसी बात को अभी तक गा रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे स्कूल बनाए। लेकिन इनकी ये दलील ना तो इनके वकीलों ने कोर्ट में बोली, ना इन्होंने इस बात को कहीं प्रूव किया कि ये ईमानदार है। हकीकत यह है कि आज जब बेल डिनाई हुई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लीगल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड इन ए लिमिटेड वे। जो न्यायिक मुद्दे हैं उनको बहुत ही सीमित मात्रा में उसका जवाब दिया गया है, लेकिन इन द एनालिसिस देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच वी सेड आर डाउटफुल, बट वन एस्पेक्ट with regard to transfer of money 338 crore is tentatively established। उनका बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हम बहस कर सकते हैं, जिनके ऊपर फर्दर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि 338 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है वो बात तो टेंटेटिवली स्टैब्लिश हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर पैसा 338 करोड़ मनीष सिसोदिया के घर में नहीं गया है और अगर आम आदमी पार्टी के अकाउंट में या उनके प्रचार में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में गया है, तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, अब उनको बुलाना निश्चित रूप से वाजिब हो जाएगा कि ये 338 करोड़ रुपए कहां गए। अभी तक हम बात कर रहे थे 100 करोड़ की, हम बात कर रहे थे 150 करोड़ की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि 338 करोड़ रुपए का घपला लीकर पॉलिसी के माध्यम से हुआ है। इस चीज को अब हमें आगे गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी डिटेल जजमेंट आएगा, हम उसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि घपला हुआ है। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे अब किसी को विश्वास नहीं है। केजरीवाल साहब अभी तक बोलते रहे कि मोदी साहब उनके पीछे डंडा लेके पड़े हैं, इसलिए बेल नहीं मिल रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 338 करोड़ का घपला हुआ है और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी जा सकती। मनीष सिसोदिया के वकील ने बार बार इस बात को कहा कि साहब मनीष सिसोदिया कोई खतरा नहीं है, कोई एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। तो ईडी के वकीलों ने कहा कि साहब बहुत सीधी सी बात है, इन्होंने 100 से ज्यादा मोबाइल फोन तोड़े और अगर ये कह रहे हैं कि हमने घपला नहीं किया है और हम एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करते, तो इतने सारे मोबाइल फोन बदलने की क्या जरूरत थी। इनके वकीलों ने यह कहा कि साहब मनीष सिसोदिया के पास तो घर में कोई पैसा मिला नहीं,
तो दोस्तों आपको भी पता है कि कोई इतना मूर्ख नहीं है, आफ्टर ऑल तो ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, आईआईटी क्वालिफाइड है, तो क्या इनमें इतनी कॉमन सेंस भी नहीं होगी कि अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेना है? तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एजुकेशन है, उसको सिर्फ घपले के रूप में और किस तरह से इस घपले को छुपाया जाए, इसमें इस्तेमाल किया है। एक बार भी इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये नहीं कहा कि इन्होंने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं और मोदी साहब इनको तंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पब्लिक में आर्ग्यूमेंट देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ये भी माना गया है कि भाई जिस तरह से 5 से 12% तक जो इन्होंने कमीशन बढ़ाया होलसेलर का, इससे ना तो सिर्फ राजस्व का नुकसान हुआ बल्कि कंज्यूमर्स को भी नुकसान हुआ। और ये जो घपला था, ये जो इंक्रीज किया गया था रेवेन्यू, मतलब कि जो होलसेलर का कमीशन, इसको भी एक आपराधिक रूप में, एक प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये पैसा घपले के कारण ही बढ़ाया गया था। तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। इसके अलावा जो बात सामने आई है वो ये है कि अभी तक आम आदमी पार्टी को आपने इस पूरे मुकदमे में शामिल नहीं किया है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो पीएमएलए एक्ट है उसमें जो सेक्शन 70 है, जो 70 है, उसके अंदर आप किसी भी पार्टी को, आम आदमी पार्टी अगर यहां पे है, आप उसको भी पार्टी बना सकते हैं क्राइम में। वो भी एक तरह से एक पार्टी बन जाएगी। और जब पार्टी बन जाएगी तो निश्चित रूप से जो उस पार्टी के ऑफिस बियरर हैं और जो कर्ता धर्ता हैं, उन सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के कहने के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कैसे हो सकता है कि 338 करोड़ रुपए पार्टी फंड में अगर आए तो वो सारे के सारे बगैर केजरीवाल की इजाजत के या नॉलेज के आए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या केजरीवाल इतने अनजान हैं कि उनको नहीं पता कि घपला कैसे हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 338 करोड़ रुपए जो घपले के रूप में आए, मुझे तो इस पे भी शक है कि पूरा का पूरा पैसा पार्टी फंड में गया होगा। मैं इस बात को मानने को आज भी तैयार नहीं। इससे इन लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बनाई होंगी, चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, चाहे अपने नाम पे या अपने किसी खास रिश्तेदार या किसी अपने प्यादे के नाम पे। ऐसा हो नहीं सकता कि 100% ईमानदारी से इन्होंने पूरा पैसा पार्टी फंड में लगा दिया होगा, क्योंकि यहाँ ईमानदारी की बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिटियरिंग की बात है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड मनी, करप्शन मनी को इकट्ठा करने की बात है। तो जिस आदमी की नीयत खराब है, जो राजस्व को चोट पहुंचा सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, कानून बदल सकता है, उस समय जब पूरा राज्य परेशान था कोविड से, ये लोग घपले की तैयारी कर रहे थे, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो शायद ये नंबर और बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक तो ये जांच में 338 करोड़ रुपए सामने आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब मुद्दा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और बहुत सारे आंकड़े सामने आएंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको लेके जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, ये बार बार इस बात को कहते रहे कि जी मनीष सिसोदिया ने कोई घपला नहीं किया है, कोई पैसा नहीं मिला है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इस बेल को डिनाई कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मुकदमे को आप लंबे समय तक नहीं खींच सकते, अगले 6 से 8 महीने में इसमें सारी कार्रवाई करके इसको खत्म करिए। इसका मतलब यह है कि 338 करोड़ रुपए का घपला तो साबित हो गया। अगर 6 से 8 महीने में अब अगर इसका फैसला आ जाता है और इनको जेल हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि ये 2024 का तो चुनाव खैर लड़ ही नहीं पाएंगे, उसके बाद ये 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब अब इस पूरी आम आदमी पार्टी की जो जमात है, जो इनकी लीडरशिप है, इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने के कागार पे है।
अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी, उसके ऑफिस बियरर्स, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जितने लोग इस घपले में सम्मिलित थे, उन सब पर क्या क्या एविडेंस सामने आते हैं। इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। डिटेल जजमेंट आएगा, हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आपको क्या लगता है कि 338 करोड़ रुपए कहां गए होंगे? कौन कौन इसमें भागीदार होगा? कितना पैसा इन्होंने अपनी जेब में रखा होगा और कितना पार्टी फंड में लगाया होगा? आपका क्या अनुमान है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिखिए। फिर मुलाकात करूंगा। तब तक वंदे मातरम।